सर्दियों की सर्द हवाएं जब पहाड़ों से उतरती हैं तो मैदानों में बसी छोटी सी बस्तियों पर ठंड का कहर टूट पड़ता है। ऐसे ही एक छोटी बस्ती थी सुनहरा गांव, जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनत कश थे, जो दिन भर खेतों और पशुओं को की देखभाल में जुटे रहते थे। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। ठंड ने अपनी चरम सीमा पार कर ली थी और गांव के लोग इस ठंड से परेशान थे। नवंबर का अंत था और ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। गांव का हर व्यक्ति अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार की ठंड में एक अजीब सी शरण थी। बुजुर्ग रामदीन, जो गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, ने चिंता भरे स्वर में कहा, ऐसी ठंड मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। लगता है इस बार आसमान भी हमसे रूठ गया है। गांव के नौजवान लोग भी इस ठंड से परेशान थे। खेतों में काम करना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हर सुबह गांव का मंदिर, जो पहले भजन कीर्तन से गूंजता था, अब सुनसान हो चुका था। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड और बढ़ गई। गांव में कोहरे की चादर बिछी रहती थी। सूरज का नामो निशान नहीं था। लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास घर की छत तक नहीं थी। रघु, जो गांव में सबसे गरीब परिवार से था, अपने 3 छोटे बच्चों और पत्नी के साथ एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोंपड़ी की हालत इतनी खराब थी कि हवा आसानी से अंदर जाती थी। रात भर रघु और उसका परिवार ठंड से कांपते रहते थे। उनकी हालत देखकर गांव के लोग भी दुखी थे, लेकिन हर किसी की अपनी परेशानियां थीं। गांव के सरपंच पंडित हरिदास इस स्थिति को लेकर चिंतित थे। एक दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को मंदिर के पास इकट्ठा किया। हम सबको इस ठंड का सामना एक साथ करना होगा, पंडित हरिदास ने कहा। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे रघु जैसे गरीब परिवारों की मदद करेंगे। सभी ने अपने घर से पुराने कंबल, लकड़ियां और खाना इकट्ठा किया। गांव की महिलाएं गर्म कपड़े बुनने में जुट गईं। रघु के परिवार को जब पहली बार गर्म कंबल मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघु ने गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहा, आप लोगों की मदद से हमारी जान बच गई। भगवान आप सबको भला करे। गांव के अन्य गरीब परिवारों को भी इस तरह मदद मिलने लगी, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि हर दिन नए संघर्ष खड़े हो जाते थे। जनवरी का महीना सबसे कठिन साबित हुआ। एक रात तापमान इतनी तेजी से गिरा कि गांव के कई पेड़ भी बर्फ से ढक गए। उस रात गांव का हर परिवार जागता रहा। सभी आग जलाकर खुद को और अपने परिवार को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रघु की झोपड़ी में आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। उसकी पत्नी ने बच्चों को गले लगाकर गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि उनके प्रयास विफल हो गए। गांव वालों ने जब सुबह ये खबर सुनी तो सब सुन्न रह गए। रघु का सबसे छोटा बेटा इस ठंड को सहन नहीं कर सका। ये खबर सुनकर पूरा गांव गमगीन हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मिलकर पूरे गांव के गरीबों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाने की योजना बनाई, जहां सर्दियों में जरूरतमंदों को आश्रय और गर्म खाना मिल सके। कुछ ही महीनों में गांव में एक छोटा लेकिन मजबूत सामुदायिक केंद्र बनाकर तैयार हो गया। ये केंद्र ठंड से लड़ने का प्रतीक बन गया। रघु और उसके परिवार की याद में इसे आशा केंद्र नाम दिया गया। गांव में बने आशा केंद्र ने ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण जगाई। हर दिन गांव के लोग केंद्र में आते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और अपनी परेशानियां साझा करते। ये जगह अब केवल सर्दी से बचने का आश्रय नहीं रह गई थी, बल्कि ये गांव वालों के दिलों को जोड़ने का माध्यम बन चुकी थी। आशा केंद्र के बनने के बाद गांव में एक नया माहौल बन गया। लोग अपने पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। सरपंच पंडित हरिदास ने ठंड से बचाव के लिए नए उपाय ढूंढने के शुरू किए। उन्होंने फैसला किया कि गांव के आसपास के जंगल से लकड़ी काटने की बजाय वहां और पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में गांव को प्राकृतिक संसाधन मिले और ठंड से लड़ने की ताकत भी। गांव के नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमन, जो पहले गांव के छोटे छोटे कामों से खुश रहता था, अब गांव का हीरो बन चुका था। उसने ठंड के दिनों में लकड़ियां इकट्ठा कर कई परिवारों की जान बचाई थी। रघु,
जिसने अपने सबसे छोटे बेटे को ठंड की मार में खो दिया था, अब आशा केंद्र में हर दिन गरीब बच्चों के लिए काम करता। उसने फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने में लगाएगा। रघु के इस फैसले ने गांव के कई लोगों को प्रेरित किया। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। रघु अक्सर अपने बेटी की याद में गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत होती। वह बच्चों को सिखाता, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, हम सब मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। जैसे जैसे फरवरी आई, ठंड का कहर धीरे धीरे कम होने लगा। सूरज की किरणों में अब गांव में चमकने लगी थीं। खेतों में हलचल लौट आई और गांव वालों ने नई सब फसल की तैयारी शुरू कर दी। ठंड के महीने में भले ही चले गए थे, लेकिन उनके दिए गए सबक गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। बसंत के मौसम ने सुनहरा गांव में नई उमंग ला दी। गांव वालों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की। उन्होंने ठंड से निपटने के लिए गांव में नए घर बनाने शुरू किए, जिनमें आग जलाने के लिए अलग चूल्हे बनाए गए। सरपंच हरिदास ने गांव में एक पुस्तकालय की शुरुआत भी की, ताकि बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। पुस्तकालय का नाम नवजीवन पुस्तकालय रखा गया। सुनहरा गांव ने साबित कर दिया कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ठंड ने इस गांव के लोगों को एकता और सहयोग का मतलब सिखाया। अब ये गांव न सिर्फ अपने नाम की वजह से बल्कि अपने कार्यों की वजह से भी सुनहरा बन चुका था। ठंड की मार भले ही खत्म हो गई, लेकिन इस गांव की कहानी हर किसी को ये सिखाने के लिए हमेशा जीवित रहेगी कि जब हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो सबसे बड़ी आपदा को भी हरा सकते हैं।